मुझे इसके ज़ाती मामलात में बोलने का कोई हक नहीं था। फिर वो मेरी मेज़बान थी। मैंने बात बनाने को कहा, मेरा मतलब ये है कि लड़की अगर बुराई करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। जो घराने बहुत दौलतमंद और बड़े हैं, इनकी बेटियां तो शोहरों के होते हुए भी दूसरों से इश्क करती हैं। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। फिर वो कुछ सोच कर बोली, कदीर भैया आपके कैसे दोस्त हैं? मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो। मैं मुस्कुरा कर बोला। अच्छा? वो हैरत भरे अंदाज में बोली। फिर कुछ सोचने लगी। क्या बात है जीनत, तुम कुछ परेशान हो? हाँ, वो चौंक कर बोली। मुझे बताना तो नहीं चाहिए, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि आप खतरे में हैं। क्या मतलब? मैं उछल कर खड़ा हो गया। कैसा खतरा? अभी कदीर भैया आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूँ और जब तक वो आ न जाए इस वक्त तक न खोलूँ। क्यों? मैं उलझ कर बोला। उन्होंने कहा था कि ये शख्स सोने की चिड़िया है, इसके ज़रिए मुझे लाखों रुपए मिलेंगे। मैंने फुर्ती से जैकेट पहनी और अपने उतारे हुए कपड़ों की जेबें खाली करके इनकी चीज़ें अपनी जेबों में मुंतकिल कर ली। फिर कुछ सोचकर मैंने जीन शर्ट और जोगर्स तौलिए में लपेट कर इनकी पोटली से बना ली। सिगरेट के 2 पैकेट भी अपनी जेबों में ठोंसे और रवानगी को तैयार हो गया। मुझे रह रह कर कदीर पर गुस्सा आ रहा था। वो अगर मेरे सामने होता तो मैं इसकी हड्डी पसली एक कर देता। चुप कर वार करने वालों से मुझे असली बैर है। मैंने जीनत के सर पर हाथ रखा और इससे कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जीनत। अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हारी इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊंगा। बदला चुकाना ही चाहते हो तो इस बेगैरत कदीर को ख़त्म कर दें जिसने मेरी ज़िंदगी का हर सुख चैन लिया। महज चंद हज़ार रुपए के एवज़ मुझे इस बूढ़े के हाथ बेच दिया। वो जज्बाती हो गई। गोया कदीर ने बहन का भी सौदा किया था। वो शख्स पैसों के लिए बहन को दाव पर लगा दे, वो मेरा खैर खा कैसे हो सकता है? मैंने बाहर निकलना चाहा तो जीनत बोली, ठहरे, पहले मैं बाहर का जायज़ा ले लूँ। इसने बाहर का दरवाज़ा खोला, फिर उछल कर पीछे आ गिरी। खुले दरवाजे में कदीर खड़ा था। इसके हाथ में भद्दा सा देसी बुज़ा का रिवॉल्वर था। इसने दांत पीस कर कहा, आवारा बदचलन, मैंने तुझसे कहा था कि इसे कमरे में बंद रखना। तो अपने यार को भगा रही थी यहाँ से। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले इस सोने की चिड़िया को पकड़ लूँ। ये कहकर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। भागने से कुछ हासिल नहीं होगा कामरान, इसने सर्द लहजे में कहा। इस गली के आसपास बॉस के आदमी मौजूद हैं, वो तुम्हें भून कर रख देंगे। वो मुझे भून कर रखेंगे या जिंदा छोड़ेंगे, मगर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने अचानक इसके मुंह पर कपड़ों और जूतों की पोटली खींच मारी। वो एक लम्हे को डगमगा सा गया। मेरे लिए यही मोहलत काफ़ी थी। मैंने एक जिकंद भरी और इसे दबोच लिया। इसका रिवॉल्वर झटके से नीचे जा गिरा, मगर वो आदमी जानदार था, संभल कर फ़ौरन ही मुझसे लिपट गया। इस दौरान में जीनत ने यह अक्लमंदी की कि झपट कर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कदीर की गर्दन दबोच ली। फिर नफरत और गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया। मैं इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता चला गया। कदीर ने मेरी गिरफ्त से निकलने की जान तोड़ कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। वो बुरी तरह मचलने लगा। इसकी आंखें हल्कों से उबली हो रही थी, जुबान बाहर लटक रही थी। फिर इसने मज़ाहमत तरक कर दी। मैंने अचानक इसे छोड़ दिया। वो तेवरा कर फर्श पर गिरा और इसी हालत में पड़ा रहा। मैंने झुककर इसकी नब्ज़ देखी। वो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुका था। मैंने वहशत ज़दा लहजे में जीनत से कहा, मेरी बात गौर से सुनो जीनत, कदीर मर चुका है। अब पुलिस का चक्कर चलेगा। तुम यही बयान देना कि कदीर ने किसी नामालूम शख्स को यहाँ ठहराया था। इसकी गवाही तुम्हारा शोहर सरवर भी देगा। तुम्हारा बयान ये होगा कि आज कदीर आया। इन दोनों में किसी बात पर तलख कलामी हुई, फिर इसने कदीर को हलाक कर दिया और फरार हो गया। किसी भी कीमत पर पुलिस को मेरा नाम और हुलिया मत बताना। नाम तो सरवर भी जानता है आपका। जीनत ने होंठों पर जुबान फेर कर कहा। वो बुरी तरह सहम गई। वो फर्जी नाम है, मैंने कहा। तुम भी पुलिस को वही फर्जी नाम बताना। ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर कुछ सोच कर रुक गया और सहन में पड़ी हुई कुर्सी घसीट कर दीवार से लगा दी। कुर्सी पर चढ़ा तो मैं दीवार की दूसरी से मैं देख सकता था। मैंने देखा वहाँ बॉस के 2 आदमी मौजूद थे। इसका मतलब ये था कि कुछ लोग सामने वाले दरवाजे पर भी मौजूद होंगे। बॉस के आदमियों ने मुझे दीवार से झांकते देख लिया था। मैंने इस तरह की कैफियत में इधर उधर नजरें दौड़ाई। वहाँ कोई और रास्ता नहीं था जहाँ से मैं फरार हो सकता। अगर वो लोग मुझे पकड़ने के बजाय शोर ही कर देते तो मोहल्ले वाले मुझे चारों तरफ से घेर लेते। फिर पुलिस मुझे कदीर के कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती। इसकी गर्दन पे तो मेरी उंगलियों के निशान भी मौजूद थे। दूसरे केस तो एक तरफ, एक यही कत्ल मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचा देता। बाहर से किसी ने जोरदार आवाज़ में दरवाज़ा पीटा और चटकती हुई आवाज़ में बोला, दरवाज़ा खोलो। मैं बुरी तरह उछल पड़ा। जीनत भी खौफजदा नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। अचानक मेरी नज़र लकड़ी की एक सीढ़ी पर पड़ी जो कमरे की छत के साथ फर्श के साथ टिकी हुई थी। दरवाज़ा एक मरतबा फिर धड़धड़ाया गया।
मैंने आओ देखा न था अपने कपड़ों की गठरी उठाई और इस सीढ़ी के जरिए फुर्ती से छत पे पहुंच गया। छत पे ऊंची मुंडेर थी कि मैं झुक के बाहर वालों की नजरों में छुप सकता था। मैं झुका झुका दौड़ा और जीनत की छत फलांगता हुआ साथ वाले मकान की छत पर आ गया। वो सारे क्वार्टर्स एक ही किस्म के थे और इन सब की छतें एक दूसरे से मिली हुई थी। छतों में गली के आखिरी मकान तक पहुंच गया। कॉर्नर का क्वार्टर था, इसलिए इसमें कॉर्नर की तरफ जगह भी थी। मकान का मालिक दूसरी मंजिल तामीर करा रहा था। तामीर अधूरी थी, शायद इसके पास पैसे कम पड़ गए थे। इस मकान की ऊपरी मंजिल पर कमरों के लिए दीवारें बनी हुई थी, मगर छत अभी नहीं पड़ी थी। नीचे जाने के लिए जीना भी था। दीवारों में इस जगह खिला था जहां मकान का मालिक खिड़कियां लगवाना चाहता था। मैंने बहुत एहतियात से एक चौकोर खिला में से झांका। गली के नुक्कड़ पे भी बॉस के कई आदमी मौजूद थे। मैं जल्दी से बैठ गया और झुके झुके जीने की तरफ बढ़ा। मैं दबे पाँव सीढ़ियां तय करके नीचे पहुंचा तो मुझे 14-15 साल की एक लड़की दिखाई दी। वो धुले हुए कपड़े तार पर फैला रही थी। मेरी जानिब इसकी पुश थी। मैंने एहतियातन मशीन पिस्टल निकाल लिया। कमरे से कोई मर्द भी निकल सकता था। फिर मैंने कपड़ों की गठरी वहीं सीढ़ियों पे रखी और दबे पाँव लड़की की तरफ बढ़ा और अचानक इसे पीछे से दबोच लिया। लड़की मेरे बाएं बाजू के शिकंजे में मचलने लगी। मैंने सख्ती से इसका मुंह दबोच लिया। इसकी आवाज़ हलक में घुट कर रह गई। मशीन पिस्टल देखकर वो ऐसी दहशतज़दा हुई कि बुरी तरह कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगी। मैंने नरम लहजे में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, शोर मचाओगी तो नुकसान में रहोगी। लड़की के चेहरे की वहशत कुछ कम हुई। अब वो मचल भी नहीं रही थी। मैं तुम्हारी मुंह से हाथ हटा रहा हूँ। मेरा लहजा बदस्तूर नरम था। तुम शोर तो नहीं मचाओगी? इसने नफी में सर हिला दिया। मैंने इसके मुंह से हाथ हटा दिया। इसने 2-4 गहरे सांस लिए, फिर सहमी हुई नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने फिर नरम लहजे में कहा, डरो मत बेटा, ये बताओ घर में कौन कौन है? मैं चोर उचक्का नहीं हूँ। कुछ लोग मुझे मार देना चाहते हैं, इनसे बचकर तुम्हारे घर में आ गया हूँ। और कौन है घर में? अम्मा और छोटा भैया, इसने हकलाते हुए कहा। छोटा भैया? मैंने चौंक कर कहा। हाँ, वो अभी 3 साल का है। मैं इसे छोटा भैया कहती हूँ। कहाँ है तुम्हारी अम्मा? वो सामने वाले कमरे में है। इसने एक कमरे की तरफ इशारा किया। इसकी वहशत अब खासी हद तक कम हो गई थी। अब वो मुझसे इतनी खौफजदा भी नहीं लग रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। मेरा नाम नासिरा है। मैं 9वीं क्लास में पढ़ती हूँ। आज इसलिए स्कूल नहीं गई कि अम्मा की तबीयत ख़राब है। इसने एक सांस में तफसील बता दी। लड़की मुझे बहुत बातूनी लग रही थी। इसका खौफ कम हुआ तो जुबान कैंची की तरह चलने लगी। चलो तुम्हारी अम्मा के पास चलते हैं, मैंने इसे कहा। फिर मैंने आगे बढ़ के अपने कपड़ों की गठरी उठा ली और लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। इसने कमरे में कदम रखा तो किसी ने दृश्य लहजे में कहा, तू अब तक कहाँ मरी हुई थी नासिरा? कपड़े फैलाने में तो 1 घंटा लगा दिया बदबख्त। अम्मा वो आए हैं। इसने हकलाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं दरवाजे की ओट में था। वहाँ से मुझे नासिरा तो दिखाई दे रही थी, मगर इसकी अम्मा दिखाई नहीं दे रही थी। कौन आए हैं? इसकी अम्मा उलझ कर बोली। मैं एकदम कमरे में दाखिल हो गया और डपट कर बोला, आवाज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आम औरतों के बरक्स नासिरा की माँ काफ़ी हौसले वाली थी। ना वो मुझे देख के चीखी ना आगे गिराई, बस कुछ सहम सी गई। फिर जल्द ही इसने अपनी हालत पर काबू पा लिया और आहिस्ता से बोली, कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? मेरे दुश्मन मेरी ताक में हैं। मैं सिर्फ थोड़ी देर यहाँ छुपना चाहता हूँ। खतरा टलते ही यहाँ से चला जाऊँगा। इत्मीनान रखें, मुझसे आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, मैंने जल्दी से कहा। शक्ल से तो तुम शरीफ आदमी लगते हो, औरत ने गोया तंज किया। मैं लगता नहीं हूँ, शरीफ आदमी हूँ भी, मैंने जवाब दिया। हाथ में पिस्तौल लेकर और दीवार फांद कराने वाले शरीफ नहीं होते। इसने फिर तंज किया। मेरी बातों और नरम लहजे से इसका रहा सहा खौफ भी जाता रहा। इसी वक्त नासिरा बाहर जाने लगी तो मैंने इसे टोका, नहीं नासिरा, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई बाहर नहीं जाएगा। तुम कितनी देर यहाँ रहोगे? औरत झिंझिलाकर बोली। मुझे 2 घंटे भी लग सकते हैं और 4 घंटे भी, मैंने कमरे में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इस वक्त तक हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। औरत तनिक कर बोली, आप काम कर ले, मैंने जवाब दिया, मगर घर से बाहर आप भी नहीं जाएंगी। ये दोनों बच्चे अलबत्ता इसी कमरे में रहेंगे। मैंने नासिरा और पलंग पर सोते हुए एक बच्चे की तरफ इशारा किया। अचानक ऐसा लगा जैसे छत पर कोई कूदा हो, फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने घबरा कर कहा, शायद मेरे दुश्मन आ पहुँचे, मुझे कहीं छुपा दें। मैं खुशामद भरे अंदाज में बोला, ठीक है, इस बेड के नीचे घुस जाओ। औरत ने कोने में पड़े हुए डबल बेड की तरफ इशारा किया और बेड के नीचे रखे हुए सूटकेस और ट्रंक बाहर खींचने लगी। मैं फुर्ती से छिपकली की तरह रेंगता हुआ बेड के नीचे चला गया। बेड के नीचे काफ़ी कूड़ा करकट था। अजीब सी सेलन और नागवार किस्म की बदबू थी। मेरा ख्याल था कि जब से वो बेड वहाँ डाला गया था इस जगह की सफाई नहीं हुई थी। गर्दो गुबार में मेरा दम घुटने लगा था, मगर मैं दुम साधी पड़ रहा। औरत ने सूरत से सूटकेस और ट्रंक फिर बेड के नीचे ठोंस दिए। अब अगर वो लोग बेड के नीचे झांकने की कोशिश भी करते तो मैं इन्हें नजर ना आता। थोड़ी देर बाद सहन में कई आदमियों के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर कोई दरिश्ते लहजे में बोला, यहाँ कोई आदमी तो नहीं आया है?
मगर तुम लोग कहाँ से आए हो? नासरा की माँ हैरानी से बोली। दरवाज़ा तो बंद है, क्यों घुसे हो मेरे घर में? इसकी आवाज़ बुलंद हो गई। शोर करने की ज़रूरत नहीं, वही आदमी फिर बोला, हमारा ताल्लुक पुलिस से है और हमें एक कातिल की तलाश है। वो बहुत ख़तरनाक आदमी है। अभी कुछ देर पहले इसने आपके मोहल्ले में एक आदमी का खून कर दिया है। खून कर दिया है। औरत के लहजे में इस दफ़ा वाकई खौफ की आमेज़िश थी। मगर आप परेशान न हों, वही मर्दाना आवाज़ फिर सुनाई दी। वो हमसे बचकर नहीं निकल सकेगा, बस आप ये बता दें कि वो यहाँ आया है कि नहीं। इस मरदूत ने औरत को नफसियाती तौर पर ट्रैप करना चाहा था। वो किसी भी लम्हे शोर मचा सकती थी कि कातिल बेड के नीचे छुपा हुआ है। मैंने बहुत एहतियात से मशीन पिस्टल का सेफ्टी केज हटाया और इस वक्त का इंतज़ार करने लगा जब औरत नासरा चीख कर इन लोगों को मेरे बारे में बताएं। नासरा की माँ ने सहमे हुए लहजे में कहा, हो सकता है वो कातिल मेरे गुसल खाने या बावर्ची खाने में छुप गया हो। इसे आप ही ढूंढ लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसकी आवाज़ कांप रही थी और मैं इसकी अदाकारी पर अश कर रहा था। इसने भी बॉस के आदमियों पर नफसियाती हरबा आजमाया था। जाहिर है इसके ये कहने के बाद वो मुझे कमरे में तो हरगिज़ तलाश न करती। वो लोग थोड़ी देर तक घर में मौजूद रहे, फिर एक एक करके बाहर निकल गए। इनके जाने के बाद औरत ने नासरा से कहा, जा तू गली में देख के आया, इनमें से कोई खड़ा तो नहीं है। थोड़ी देर बाद नासरा ने इतला दी कि वो सब वहाँ से चले गए हैं। नासरा गली की दोनों तरफ अच्छी तरह देख आई थी। फिर मेरे आगे रखे हुए सूटकेस और ट्रंक बाहर खिसकने लगे। पहले मुझे हैरत हुई कि बेड के नीचे ये सूटकेस और ट्रंक आए कैसे। बेड की ऊंचाई इतनी नहीं होती कि इसके नीचे दरमियानी दर्जे का सूटकेस ट्रंक आ सके। मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि बेड के चारों तरफ पायों के नीचे तकरीबन 6-6 इंच ऊंचे लकड़ी के गुटले रखे हुए थे। इनकी वजह से बेड की ऊंचाई ज़्यादा हो गई थी। बाहर आ जाओ, वो लोग जा चुके हैं, औरत ने बेड के नीचे झांकते हुए कहा। मैं कोहनी और सीने के बल रेंगता हुआ बाहर निकल आया। वो मुझे देखकर बेतहाशा हंसने लगी। नासरा भी इसकी हंसी में शरीक हो गई। वो दोनों इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी कि गहरी नींद सोता हुआ बच्चा घबरा कर उठ गया। अचानक मेरी नज़र अलमारी के शीशे पर पड़ी। इसमें मुझे अपना अक्स नजर आया तो बेख्तियार मुझे भी हंसी आ गई। मेरा हुलिया कुछ ऐसा ही था। मेरे बाल मिट्टी और धूल में अटकर सफ़ेद रहे थे। चेहरे पर भी मिट्टी की तय थी और कपड़े भी धूल में अटे हुए थे। मैं इन दोनों के साथ मिलकर अपनी हालत पे हंसता रहा। एंड जब कोई गरज कर बोला, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना, वरना बोलने वाले ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने मशीन पिस्टल ज़मीन पर फेंका और हाथ उठा दिए। फिर वो औरत से मुखातिब हुआ, तू क्या हमें बिल्कुल अकल से पैदल समझती है कि तेरे कहे पर यकीन कर लेते? जब दूसरे लोग बाहर निकल रहे थे तो मैं आंख बचाकर जीने की तरफ चला गया था। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, चलो भाई कामरान, तुमने तो दौड़ा कर हम लोगों को हल्कान कर दिया। अम्मी यार अपना नाम तो बता दो। मैंने इसकी तरफ मुड़ के बेतकल्फ़ी से कहा, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, इसने मुझे झिड़क दिया है। वैसे मेरा नाम तैमूर है। मैंने गौर से इसकी शक्ल देखी। इसे मैंने एक आध दफ़ा बॉस के साथ देखा था और सुना था कि बहुत जीदार बंदा है, बड़े बड़े ख़तरे को खातिर में नहीं लाता। मैं इससे मुलाकात का ख्वाहिशमंद था, मगर मेरे तस्वुर में भी नहीं था कि इससे इन हालात में मुलाकात होगी। इसने मुझे पीछे हटने का इशारा किया और आगे बढ़कर मेरा मशीन पिस्टल उठा लिया। फिर इसने मुझे दीवार की तरफ मुँह करने का हुक्म दिया। मैंने बेचों चरा इसके हुक्म की तामील की। दीवार की तरफ मुँह करते ही मेरी खोपड़ी बेक़यामत टूट पड़ी और आंखों में मुख्तलिफ रंग आपस में गुडमुड हो गए। फिर मैं इर्द गिर्द से बेखबर हो गया। मुझे होश आया तो मेरे सर में धमाके हो रहे थे। कमरे की दीवारें और छत पूरी तरह डोल रही थी। मैंने उठने की कोशिश की मगर ज़ोरदार चक्कर आया और ऐसा लगा जैसे छत मेरी तरफ आ रही है। मैंने उठने का इरादा तर्क कर दिया और घबरा कर आंखें मूंद ली, मगर चक्कर ख़त्म न हुआ। कमरे का फर्श, दीवारें और छत सब कुछ डोल रहे थे। मैं थोड़ी देर यूं ही आंखें बंद किए पड़ रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत खुद संभल गई। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी कमरे में नहीं बल्कि किसी स्टीमर या बोट के कैबिन में हूँ और वो स्टीमर हरकत में है। मुझे चक्कर नहीं आ रहे बल्कि स्टीमर लहरों पर डोल रही है। मैंने तवज्जो से सुना तो मुझे लहरों का शोर भी सुनाई दिया। मैं जानता था कि 2-3 स्टीमर और ट्रॉलर भी बॉस की मलकियत में हैं। वो बज़ाहिर तो इन पर माहीगिरी करता था, मगर असल में ये लॉन्चे और ट्रॉलर स्मगलिंग के काम आते थे। अब मैं चाहता भी तो वहाँ से फरार नहीं हो सकता था। मैं यूं ही आंखें मूंदे पड़ रहा। थोड़ी देर बाद मैंने उठने की कोशिश की और इसमें कामयाब भी रहा। मैं कैबिन की चौबी दीवार का सहारा लेकर आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठा। धचके से मेरा सर कैबिन की दीवार से टकराया तो मेरे सर में टेसे उठने लगी। बेख्तियार मेरा हाथ सर की पुश्त पे चला गया। मुझे अपनी बालों की चिचाहट सी महसूस हुई। मेरी उंगलियां खून से लुथड़ गईं। इसका मतलब ये था कि तैमूर ने रिवॉल्वर का दस्ता इतनी ज़ोर से मेरे सर पे मारा था कि मेरा सर फट गया था। खून मेरी गर्दन और कॉलर पे भी जमा हुआ था।
मेरे जिस्म पे वही लिबास था जो मैं पहने हुए था, अलबत्ता मेरा मशीनी पिस्टल और मिनी बेल्ट गायब थी। मेरा खून खोलने लगा, मगर इस वक्त रकम से ज़्यादा अहम मेरी जान थी जो अब बचती हुई नज़र नहीं आ रही थी। मैं यूं ही कैबिन की दीवार से टेक लगाकर बैठ रहा। अचानक कैबिन का दरवाज़ा खुला और मुझे तैमूर दिखाई दिया। इसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। इसने हंस कर कहा, सॉरी कामरान, मेरा हाथ कुछ ज़्यादा ही सख्त पड़ गया, लाओ मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर दूँ। मैं जानता था कि इसे मुझसे हमदर्दी नहीं है, बल्कि वो बॉस के खौफ से ऐसा कर रहा है। फिर इसने मेरे ख्याल की तस्दीक भी कर दी। इसने कहा, बॉस ने हुक्म दिया है कि कामरान को फौरी तौर पे कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे इससे कुछ मालूमात हासिल करना है। इसने स्पिरिट से मेरा ज़ख्म साफ़ किया, फिर इस पर कोई पाउडर छिड़क दिया। मैं आंखें मूंदे बैठ रहा। फिर मैंने खामोशी से उकता कर कहा, यार तैमूर, मेरी नकद रकम तुमने क्यों निकाल ली? बॉस का हुक्म था कि कामरान के पास कैश की सूरत में 1 रुपया भी ना रहना चाहिए। इसने हंस कर कहा, यार तुम कोई नए आदमी तो हो नहीं, बॉस की आदत से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हो, फिर ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? वो तो खैर ठीक है, मैंने तंजिया लहजे में कहा, मगर तुम कोई काम अपनी अकल से भी कर लिया करो। इसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। शायद वो किसी बहस में उलझना नहीं चाहता था। इस दौरान में एक शख्स पानी का जग और कॉफ़ी लाया है। तैमूर ने फर्स्ट एड बॉक्स से पेन किलर टैबलेट मुझे निकाल कर दी। मेरे सर में अभी तक दर्द हो रहा था। मैंने फ़ौरन वो गोली पानी से निकल ली और आहिस्ता आहिस्ता गर्म कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने लगा। कॉफ़ी लाने वाला एक मरतबा फिर नमदार हुआ और तैमूर से बोला कि बॉस आपको और कामरान को बुला रहे हैं, तुम चल तो सकते हो ना कामरान? तैमूर ने उठते हुए कहा। फिर सहारा देकर मुझे भी खड़ा कर दिया। उठने से मुझे हल्का सा चक्कर आया, मगर मैंने महसूस किया कि मैं चल सकता हूँ। मैंने तैमूर का हाथ थामा और इसके सहारे आहिस्ता आहिस्ता कैबिन से बाहर निकल आया। वो लॉन्च नहीं बल्कि ट्रॉलर था, छोटा मोटा जहाज़ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। तैमूर मुझे सहारा देकर आगे बढ़ा। रहदरी में वाक़े तीसरे कैबिन के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। यस कम इन। बॉस की आवाज़ सुनकर तैमूर मुझे लेकर अंदर दाखिल हो गया। आहा, कामरान साहब आए, बॉस ने तंजिया लहजे में कहा। हमसे भाग कर कहाँ जा सकते हैं जनाब? मैं खामोशी से सर झुकाए खड़ा रहा। तुम क्या समझते थे? बॉस का रवैया एकदम बदल गया। तुम हमसे बच जाओगे? मैं तो तुम्हें ज़मीन की तह में से खोद कर निकाल लेता। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ देखिए ना, मैं भी अहमक हूँ, आपसे बचकर भाग रहा था। बॉस ने मेरा तंज महसूस कर लिया और डपट कर बोला, तो अब तक महज इसलिए ज़िंदा है कामरान कि मैं तेरे ज़रिए ग्लोरिया तक पहुंचना चाहता हूं, वरना अब तक तो तुझे कई दफ़ा मार चुका होता। किसी को मारना तो कोई मसला ही नहीं है बॉस। मैंने बेखौफी से कहा, सिर्फ एक गोली खर्च होती है, दुनिया के बड़े से बड़े शाहजोर को मैं भी सिर्फ एक गोली में ठंडा कर सकता हूँ। मैंने इसे चिढ़ाने वाली अंदाज में कहा, इसलिए मरने जीने की बातें छोड़ो, कोई और बात करो। मारे गुस्से के बॉस का चेहरा मसख हो गया। इसका बस चलता तो अभी मेरे टुकड़े करके समंदर में फेंकवा देता, मगर वो अभी मुझे जिंदा रखना चाहता था ताकि ग्लोरिया के बारे में कुछ पूछ सके। मैंने इसे मजीद तपाने को कहा, तुम और ग्लोरिया दोनों ही मुझे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी मेरे जरिए तुम्हें शिकार करना चाहती थी और तुम भी यही चाहते हो। फिर मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा, तुम क्या समझते हो ग्लोरिया मुझसे गाफिल होगी? वो किसी भी वक्त कहीं से भी तुम्हारी गर्दन नाप लेगी। इसने मुझे मशवरा दिया था कि ऐसे आदमी के घर पनाह लो जो बेज़मीर और लालची। मेरे जहन में फ़ौरन कदीर का ख्याल आ गया, वरना तुम क्या समझते हो कि मेरे लिए ठिकानों की कमी है कराची में? ऐसी ऐसी जगह हैं कि तुम और पूरे सूबे के मुख्तलिफ इदारे सरगर्म रह जाते, मगर सारी ज़िंदगी मेरा सुराग न लगा पाते। मैंने देखा मेरे बकवास से इसके चेहरे पर तशवीश की परछाइयाँ रक्स करने लगीं, गोया मैं इसे जहनी झटका देने में कामयाब हो गया था। इसने ठहरे हुए लहजे में कहा, ग्लोरिया से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? ये तुम पूछ रहे हो? मैंने हैरत का मुजाहिरा किया। वो मेरी दोस्त है और अब तो मेरी पार्टनर भी है। मैंने ढिठाई से झूठ बोला। वो इस वक्त कहाँ होगी? बॉस ने पूछा। मुझसे 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। मैंने फिर झूठ बोला। अब क्या बता सकता हूँ कि वो कहाँ होगी? फिर मैं हंस कर बोला, एक बात जहन नशीन कर लो, वो जहाँ भी होगी तुम्हारे गिर्द अपना हल्का तंग कर रही होगी। बॉस इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसने लगा। फिर वो हंसते हंसते एकदम संजीदा हो गया। मेरी बीवी को अगवा किसने किया था? तुमने या ग्लोरिया ने? मुझे तो ये इल्म भी नहीं था कि तुम्हारी कोई बीवी भी है। मैंने हंस कर कहा, ग्लोरिया ही ने इसके बारे में बताया था। इसे तो ये भी इल्म था कि तुमने लव मैरिज की है और अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो। इसे अगवा करने की तजवीज़ ग्लोरिया की थी। मैंने तो इसकी मुखालफत की थी। मेरी आदत तुम भी अच्छी तरह जानते हो बॉस। इससे पहले भी मैं इस किस्म के कामों की मुखालफत करता रहा हूँ। बॉस ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी गहरी सोच में गर्क था। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में बोला, मैं इस वक्त बहुत अहम मिशन पर जा रहा हूँ। वापसी पर ग्लोरिया से भी निमड़ लूँगा और तुम्हारी तो खैर हकीकत ही क्या है। मेरे पास इतना भी वक्त नहीं है कि कराची में रुक कर तुमसे पूछताछ करता। इसलिए तो तुम भी इस ट्रॉलर पर नज़र आ रहे हो। और वो अहम मिशन क्या है? मैंने पूछा।
करोड़ों रुपए का बिजनेस, बॉस हंस कर बोला। इस वक्त तैमूर एक मरतबा फिर कैबिन में दाखिल हुआ और बोला, बॉस दूर एक लॉन्च नज़र आ रही है, मुझे तो शुबह है कि वो नेवी की लॉन्च है। बॉस बुरी तरह चौंक उठा। नेवी की लॉन्च? वो मुँह ही मुँह में बिड़बिड़ाया। फिर ये कहता हुआ उठ खड़ा हुआ, वो कमबख्त ग्लोरिया होगी। तैमूर के हाथ में दूरबीन थी। बॉस ने झपट कर से दूरबीन ली और कैबिन से बाहर निकल गया। मैं इत्मीनान से सोफे पर फैल कर बैठ गया। तैमूर मेरे सामने ही खड़ा था। वो गोया मेरी निगरानी कर रहा था। मैंने सरसरी अंदाज में पूछा, इस वक्त ट्रॉलर पर कितने आदमी हैं? तुम्हारे लिए तो खैर मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तैमूर तंजिया लहजे में बोला। वैसे इसके अलावा इस वक्त ट्रॉलर पर हमारे 10 आदमी और 12 के करीब माहीगीर हैं। अचानक कैबिन के बाहर मुझे कुछ हलचल सी महसूस हुई। तैमूर जल्दी से बाहर निकला और कैबिन का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। अब मैं सिर्फ बाहर की आवाज़ें सुन सकता था, भागते हुए कदमों की आवाज़ें, लोगों की घबराई हुई आवाज़ें। 10-15 मिनट तक यही होता रहा। फिर सुकून छा गया। मैं आवाज़ों पर कान लगाए बैठा रहा। फिर किसी ने कैबिन का दरवाज़ा बाहर से खोला। वो कोई माहीगीर था। इसने घबराए हुए लहजे में कहा, हम लोग की बोट को नेवी पुलिस ने घेर लिया है, अभी क्या करने का है? मैं तेज़ी से अरशे पर निकल आया। नेवी की 2 लांचें आगे पीछे ट्रॉलर के पीछे बढ़ रही थी। मैंने इस माहीगीर से पूछा, दूसरे लोग कहाँ हैं? वो लोग तो सब छोटा बोट में बैठ कर निकल गया साहब। माहीगीर ने नेवी की लॉन्चों को घूरते हुए कहा। कोई मेगाफोन पे बोलने लगा, सब लोग डेक पर आ जाएं, हम ट्रॉलर की तलाशी लेना चाहते हैं। सारे माहीगीर एक एक करके डेक पर आ गए। नेवी की लॉन्चें हमारे ट्रॉलर से बिल्कुल लग गई। ट्रॉलर का इंजन बंद कर दिया गया। फिर नेवी के आदमी खुद कूद कर हमारे ट्रॉलर पर आने लगे। न जाने इस ट्रॉलर पे क्या था। बॉस किसी अहम मिशन पर जा रहा था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि अब फांसी का फंदा मेरा मुकद्दर होगा। नेवी वालों ने बहुत माहिराना अंदाज में ट्रॉलर के मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी ली और 2-3 ब्रीफकेस अपने कब्जों में ले लिए। फिर इन लोगों ने मुझ समेत तमाम माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि बॉस का एक भी आदमी ट्रॉलर पर मौजूद नहीं था। वो सब फरार हो गए थे। रात गए हम कराची पहुँचे। वहाँ हम लोगों को जिन अफसरों के सामने पेश किया गया, इनमें आर्मी का एक लेफ्टिनेंट कर्नल, नेवी का एक कमांडर और पुलिस के आला अफसर थे। वहाँ पहली दफ़ा मुझे इल्म हुआ कि ट्रॉलर पर ऐसे कागजात और सामान पाया गया है जो अगर किसी पाकिस्तान दुश्मन मुल्क के कब्ज़े में चला जाए तो मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है। पुलिस का एक SSP मुझे घूर घूर कर देखने लगा। फिर दूसरों से मुखातिब हुआ, सर मुझे शुबा है कि ये शख्स वही है जो हाईवे किडनैप केस में इन्वॉल्व है। आई थिंक इसका नाम कामरान है। वो सब चौंक कर मुझे यूं घूरने लगे जैसे मेरे सर पे अचानक सींग निकल आए हों। फिर कमांडर ने पुरजोश लहजे में कहा, ये वही है, हाईवे पर इसके कब्जे में ट्रांसमीटर बरामद हुआ था मगर ये बच निकला था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब तो मैं रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ था। मेरे कब्जे से वतन दुश्मन सरगर्मियों के नाकाबिले तरदीद सबूत बरामद हुए थे और कोई भी अदालत मुझे बेकसूर मानने को तैयार नहीं होती। इन दस्तावेजात समेत मेरी गिरफ्तारी ने गोया मोहर साबित कर दी थी कि मैं गैर मुल्की एजेंट हूँ। मुझसे भी ज़्यादा काबिल रहम हालत इन माहीगीरों की थी जो हर बात से लाइलम थे। वो तो अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने आए थे और इस नागानी आफत में मुब्तला हो गए थे। वो चीख कर इन लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो सिर्फ मछेरे हैं, हमें नहीं मालूम कि ट्रॉलर मालिकान क्या धंधा करते हैं, हम तो सिर्फ मछलियाँ पकड़ते हैं। फिर मुझ पे अजाब का एक सिलसिला शुरू हो गया। वो लोग सुबह शाम मुझ पर तशद्दुद करते और मुझसे पूछने की कोशिश करते कि असल में मेरा ताल्लुक़ किस मुल्क से है। मेरा ताल्लुक़ दूसरे मुल्क से होता तो मैं कुछ बताता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। यूँ मैं दोहरे अजाब में फंस सकता था। कागजात में ट्रॉलर के मालिक का नाम मोहम्मद खान लिखा था। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक इंकशाफ हुआ कि मोहम्मद खान का कोई वजूद ही नहीं है। इसका दिया हुआ पता भी गलत है। ये बात भी मेरे खिलाफ जाती थी। मैं अगर बॉस का नाम लेता तो वो सब मेरे तवाज़न पर शुबा करते कि मैं अपनी जान बचाने के लिए ज़ाते शरीफ शहरी को फंसा रहा हूँ। मुझे यकीन था कि इसने किसी भी माहीगीर को अपनी शक्ल नहीं दिखाई होगी। जो लोग इस तरह के काम करते हैं इन्हें इसने कुछ अरसे के लिए अंडरग्राउंड कर दिया होगा और हर तरह से तैयार होकर बैठा होगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।